कहा था पीपल्स पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर नून लीग रहेगी और तन्हा इमरान खान की तहरीक इंसाफ पीटीआई हुकूमत बनाने जा रही है। और ये एक पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के बाद, केपीके के बाद और पंजाब के बाद, बलूचिस्तान के बाद ये वाहिद पार्टी होगी अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला। कल मैंने सिंध की बात की तो लोगों को समझा कि मैंने आज की बात की है। मैंने अगले इलेक्शन में पूरी कोशिश होगी कि सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बनाए। जो स्यापा इन्होंने अब डाला है, जो रोना धोना अब डाला है, मैंने पहले आपको कहा था ये इलेक्शन हारने के बाद ये कहेंगे। मेरी इस रिकॉर्डिंग को आप महफूज रख लें, इंशाअल्लाह 2023 में भी यही कहेंगे कि सांस हुई है। जब तक ये अपनी सियासत से अपनी गैर पार्लिमानी जबान को और गैर जिम्मेदाराना जबान को नहीं निकालेंगे, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। और आज के हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के पहले सवाल को सामने रखते हुए नुमाइंदा मुजफ्फराबाद आसिफ रज़ा मीर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम नाज़रीन आज बात करें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की, तो इंतखाबी नताइज में PTI ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है। कानून साज असम्बली के 45 में से 44 हल्कों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 नशिस्तें लेकर सरफहरिस्त है। पीपल्स पार्टी 11 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि बड़े बड़े जलसे करने वाली PMLN सिर्फ 6 सीटों पर ही कामयाबी हासिल कर सकी है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP एक एक सीट ले सकी है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने LA 16 बाग में झगड़े और बैलेट पेपर ज़ाया होने के बायस उसका रिजल्ट रोक दिया और हल्के के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का ऐलान भी कर दिया गया है। मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हुए नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। ताहम वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग को शिकस्त की वजह इदारों के खिलाफ बयानिए को करार दिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये मशवरा दिया है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त पर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो से इस्तीफ़ा ले लें। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बरतरी, ऑपोजिशन के धांधली के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं ये नहीं, ये हम सवाल रखेंगे अपने एक्सपर्ट्स के सामने। लेकिन चूँकि आज हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से हमारे नुमाइंदे आसिफ रज़ा मीर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इससे पहले कि उनसे सवाल करूँ मैं उनकी तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगी। जिस तरह से कल उन्होंने कवरेज की और एक्सप्रेस की जो रिवायत रही है सबसे पहले ख़बर देने की, वो भी ज़ाहिर है वहाँ फील्ड में मौजूद रिपोर्टर की वजह से मुमकिन होता है। पिछले कई सालों से आसिफ रज़ा मीर रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है। सबसे पहले आसिफ रज़ा मीर मैं आपकी तरफ से आ रही हूँ, ये जो ऑपोजिशन ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं, आपके ख्याल में इसमें कितनी सदाकत है और इस हवाले से आपने क्या ऑब्जर्व किया? जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो तारीफ़ी कलिमात के, यकीनन ये बहुत हौसला अफ़ज़ाई की बात होती है। और जब 1-2 माह मुसलसल आपको इलेक्शन कैंपेन के लिए काम करना पड़े और कई रातों का जगराता हो, यानी कि मैं इस वक्त ज़ोर देकर बोल रहा हूँ, बोलने की सकत और हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन प्रोसेस जो होता है ये सब के लिए एक बहुत, मैं ये समझता हूँ कि कल का दिन एक बहुत अहमियत का दिन था। और जहाँ तक आपने धांधली का सवाल किया है, धांधली के मतलब आपने बात की है, तो धांधली की बात कोई नई नहीं है, आप सुनते आए हैं। मैं 5वां इलेक्शन ये कवर कर रहा था और इसकी बाज़गश्त उमूमन इलेक्शन के नताइज के बाद सुनते आए हैं, लेकिन ये वाहिद इलेक्शन है कि जिसकी बाज़गश्त हमने इलेक्शन से पहले सुनी है। यहाँ पे चूँकि एक्सपर्ट्स बैठे हैं, पाकिस्तान का अहले दानिश तबका बैठा है, तो मैं चंद चीज़ों की वज़ाहत फैक्ट्स एंड फिगर के साथ करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि एक कहा जाता है कि हवा जो इस्लामाबाद में हुकूमत होगी वही मुजफ्फराबाद में बनेगी, लेकिन अगर हम जिस डिवीजन में मैं बैठा हूँ मुजफ्फराबाद में, तो इसकी 9 नशिस्तें हैं। 9 नशिस्तों में से 6 मरकज़ के खिलाफ गई हैं, यानी कि 4 पीपल्स पार्टी ने ली हैं, 2 PMLN ने ली हैं और सिर्फ 3 पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं। इसी तरह आप जब पुंछ की बात करते हैं तो वहाँ से 11 में से 5 नशिस्तें उसके हिस्से में आती हैं। और जब आप मीरपुर डिवीजन की बात करते हैं, जहाँ पे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, तो उनकी मीरपुर डिवीजन से 8 नशिस्तें आई हैं।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बाकी जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तें हैं जिस पे हमेशा से सवाल उठाया जाता रहा उसके तरीक़ेकार से मुतल्लिक भी। अब जहाँ तक धांधली का सवाल है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखिए, हमने आपके तौर पे बैठकर बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस किया है। कुल जो 45 हल्के हैं, इसके लिए 708 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से 261 आज़ाद उम्मीदवार थे। अब उनमें से जीता कोई नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों की शिकस्त का सबब ज़रूर बने हैं। और साथ दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तहरीक लब्बैक के आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों में उनके उम्मीदवार मौजूद थे। कहीं 2000, कहीं 4000, कहीं 6000, कहीं 8000। तो ये बहुत मामूली फ़र्क था। अब जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, राजा फारूक हैदर जो अब तक मौजूद हैं, जब तक नए वज़ीर नहीं उठाते, तो फ़कत 600 वोटों का फ़र्क है। उनके मद्दे मुकाबल इशफाक ज़फ़र इस वक़्त एहतजाज पर बैठे हैं। तो ये जो धांधली हम एक समझते हैं कि शायद बैलेट बॉक्स में जो है वो जेली वोट डाले जाएँगे, थैले छीने जाएँगे, ऐसा नहीं। आप थोड़ा-सा तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो गया है। अब बहुत सारे नए तरीक़ेकार इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। जीबी में भी उसका तजुर्बा हुआ, आज़ाद कश्मीर में भी आप देखेंगे। तो उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है और हुकूमत बनाने के लिए उनको 27 अरकान की ज़रूरत है। और अगर रिजर्व सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आसिफ। ये तो हमारे हाँ वैसे भी ट्रेंड है, जो जीतता है वो कहता है बड़े शफाफ इलेक्शन हुए हैं, जो हारता है वो कहता है धांधली हुई है। जाहिर है फिर इसमें बड़े और फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अच्छा, अभी अब जाहिर है एक अगला मरहला है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और स्पीकर के लिए। आपके ख्याल में कौन से नाम इस वक्त फेवरेट हैं, कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है? देखिए, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं। 1996 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, उस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त रहे और अब वो एक बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन वो मैदान में अकेले नहीं हैं, उनके साथ सरदार तनवीर इलियास मौजूद हैं, फिर साबिक स्पीकर चौधरी अनवारुल हक, वो भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। और यहाँ मैं एक बात बहुत ज़रूरी एक जुमला ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हम कहते हैं कि आपने बात की आज़ाद कश्मीर हुकूमत की, लोग जब वोट डालते हैं ना, वो किसी पार्टी की मोहब्बत में नहीं डालते, वो फेडरल पीएसटीपी को वोट डालते हैं, क्योंकि बजट वहां से आना होता है। तो लोगों की एक तवक्को होती है कि जो पाकिस्तान में हुकूमत है, शायद हमारे हालात तब्दील हों, शायद हमारी तकदीर बदल जाए, शायद हमारे वोट से हमारी जो बिगड़ी है वो संवर जाए। तो ये भी एक फैक्टर है। फिर बरादरियों का फैक्टर है। आमिर इलियास राना साहब ने चूंकि बहुत तवील अरसे से आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी अमल को देख रहे हैं, तो ये जो बरादरियों का फैक्टर उस दिन आपने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ से आप जब देखें कि 2016 में मुस्लिम लीग नून जिसके सदर राजा फारूक हैदर खान थे उस वक्त जमात के, तो मुजफ्फराबाद से क्लीन स्वीप हुआ था। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून को मिली। अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, उनके हिस्से में जो है ना 8 नशिस्तें आई हैं। तो जो जिस जगह भी मौजूद है वो वज़ारत उज़्मा का तलबगार है, वो वज़ारत उज़्मा का वोट मांगता है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर लतीफ अकबर जो हैं, वो इस वक्त मुजफ्फराबाद से उन्होंने जो वज़ारत उज़्मा का वोट मांगा है। तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मजबूत अपोजिशन का सामना होगा इस हुकूमत को जो बनने जा रही है। मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा कि पिछली 2 असम्बली हमारी गुजरी हैं, 2011 2016 बहुत कमजोर अपोजिशन थी, लेकिन इस मर्तबा सियासी तजिया निगारों का ये कहना है कि बहुत तगड़ी और मजबूत अपोजिशन के साथ मैं अयास साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से आसिफ रज़ा मीर बता रहे हैं कि कल की सिचुएशन क्या रही और जो धांधली के इल्ज़ामात अपोजिशन की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इनको दिखाई दे रही है अब जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, आपके ख्याल में अब जो अपोजिशन इल्ज़ामात लगा रही है धांधली के, वो क्या दुरुस्त हैं? मतलब ये तो हम हर इलेक्शन में देखते हैं ना, जो हारता है वो यही कहता है कि धांधली हुई है। ये तो खैर आप सुनती रहेंगी, देखती भी रहेंगी। जो भी पार्टी, इवन PTI को जहाँ शिकस्त होती है वहाँ भी धांधली हो जाती है। जो भी पार्टी हारती है ज़ाहिर है वो धांधली से हारती है। जलसे यकीनन बहुत बड़े हुए। सबसे ज़्यादा जो PMLN के लिए वो सेटबैक है इस पूरे इलेक्शन में, वो है महाजरीन की सीटें। पंजाब से सीटें हारना, ये अब PTI वाले इतने कॉन्फिडेंट हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन भी हम जीत जाएंगे। आज की तारीख तक ये बात हो रही है। दो आराएं इस हवाले से। एक राय ये है कि मरीम नवाज़ के जलसों की वजह से इतनी भी सीटें मिल गई PMLN को, वरना शायद इससे भी कम होती। एक राय दूसरी है, वो ये कह रहे हैं कि जी मरीम नवाज़ साहिबा ने
ये समझ लिया था कि बड़े जलसे करके और तकरीरें करके इलेक्शन जीता जा सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ग्राउंड पे काम नहीं हुआ। राजा फारूक हैदर की जो कैबिनेट थी उससे लोग बहुत नाला थे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल आइसोलेशन में गए हुए थे। वो आम लोगों से रब्ता उनका बिल्कुल कट चुका था, जिस वजह से ये नताइज एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। पीपल्स पार्टी ने बहुत गेन किया है, उस हवाले से ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी बड़ी खुश है। वो इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं धांधली का, लेकिन इस समझ आ रही है कि शायद धांधली उनके हक में हो गई हो, जो इतनी ज़्यादा वो सीटें ले गए हैं। PMLN के लिए बहुत सोचने की बात है। उसकी वजह ये है कि मुझे वहाँ पे स्टेज पे ख्वाजा साद रफ़ीक को नज़र आना चाहिए था, ख्वाजा आसिफ को नज़र आना चाहिए था, जो ज़ाहिर है कश्मीरी जिनसे रिलेट कर पाते अपने, और फिर ग्राउंड वर्क होता वहाँ पे, लोगों के जाके कैंपेन उस तरह से नहीं हुई। ये समझा गया कि तकरीरें करके और जलसे बड़े करके हम नताइज हासिल कर लेंगे, और वो हमारे सामने है कि वो इनका पूरा नहीं हो सका। तो मेरा ख्याल है कि नताइज हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि PTI अक्सरियत लेगी, और ये बात ठीक है कि बड़ी अपोजिशन का सामना है। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से मुझे इस स्टेज पे बैरिस्टर साहब सबसे ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं। बैरिस्टर सुल्तान, उसकी वजह ये है कि उनकी जो लोग जीते हैं शायद वो ज़्यादा तादाद में हैं, तो इसलिए चांसेस मुझे उनके ज़्यादा लगते हैं। जी आमिर साहब, आपके ख्याल में धांधली के इल्ज़ाम दुरुस्त हैं, और नून लीग की इतनी ज़्यादा सीटें हार जाने के आपके ख्याल में क्या फैक्टर हो सकता है? जिस तरह अयाज साहब भी कह रहे हैं कि दो तरह की राय इस वक्त है। अब इनको तो आज छुट्टी कर लेते। देखें, जो रिजल्ट मिला है वो आप बोल ले। जी आमिर साहब, मैं तो ऐसी राय दे रहा था, आज छुट्टी मैंने चले आप नहीं दे लेना, तो फिर मैं ताकि जवाब दे लूं। मुझे बोलने से पहले अगर आपकी राय दे रहा था छुट्टी कर लेते, क्योंकि बैठे बैठे आप फुदक रहे हैं अपनी सीट पे, बोल लें। चलें जी, मेरे ख्याल में मामला हल हो गया है। आमिर साहब आप कंप्लीट कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, अब तो मैं कहा क्योंकि मैंने तो राय नहीं दी, उससे पहले फुदक पड़े, ये क्या करें अब उसका। अच्छा जी, बात ये है कि जो सीटें मिली हैं वो मरियम नवाज़ की वजह से मिली हैं, और जहाँ सेटबैक आ रहा है वो कारकर्दगी की बुनियाद पे आ रहा है। मैं अयाज खान साहब की इस राय से मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन अगर हम वोटों का तजिया लें, आसिफ रज़ा मीर ने बड़ी अच्छी मुख्तलिफ तौजीहात पेश की कि आज़ाद कश्मीर में PTI बुनियादी तौर पर मेन जगहों से नहीं जीती। उनको जो महाजरीन की सीटें हैं जो हमेशा से फेडरल गवर्नमेंट और सूबे में जो होते हैं उनको मिलती हैं, वो इनको भी मिल गई। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट देखें तो PTI का 32.5% वोट है, PMLN का 25.65% वोट है, पीपल्स पार्टी का 18.28% है। ज़ाहिर है जमहूरियत में बात ये होती है कि जी चाहे डेसिमल से हारे या उससे हारे, सीटें तो हार गई। PMLN तीसरे नंबर पे आ गई और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे आ गई। और हमने ये बात कही कि ये जिस दिन PDM से निकले थे तो मैंने यहाँ पे बात कही थी कि ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तक जाएगी, और उसके बाद राना तनवीर हुसैन की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तक जाएगी बात। वो जो कहते हैं ना NRO नहीं दूंगा, ये भी एक सिस्टम है कि किस तरह अलग करके, और वो उन्होंने कामयाबी से हल किया PTI की गवर्नमेंट ने उनको चलाने के लिए, क्योंकि ये मसला था। अगर PDM चलता उस तरह तो ये इत्तेहाद बन जाता है इंतखाबी, जो नहीं बन सका और वो टूट गया, तो उसका फ़ायदा ज़ाहिर है सिटिंग गवर्नमेंट को हुआ। अब आप आ जाएँ कि जी वज़ीर आज़म की बात हो रही है। अगर तो देखा जाए जो इल्ज़ाम लग रहा है तो ATM को ही बनना चाहिए वज़ीर आज़म, जिनको PMLN ने भी कहा और पीपल्स पार्टी ने भी कहा, और हमारे मुश्ताक मिनास तीसरे नंबर पे चले गए उनसे सरदार तनवीर इलियास से। लेकिन अगर सिर्फ ये देखा जाए कि जी भागने और दौड़ने वाला कैंडिडेट कौन सा है, हमारे आसिफ रज़ा मीर ने भी एक तीसरा नाम लिया, लेकिन क्या उस्मान बुज़दार किसी दौड़ में थे पंजाब में? तो क्या पता है वो कौन सा घोड़ा इमरान खान साहब ले आए। लेकिन शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया कि इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन कैबिनेट और हुकूमत हम देंगे। मैंने उस पर लिखा भी उनको कि अल्लाह करे, क्योंकि अभी तक तो यहाँ तो वो हुसन करिश्मा साज जो उनका चाहे करे, वो ना फेडरल गवर्नमेंट में नज़र आ रहा है ना पंजाब में नज़र आ रहा है। जो तूती बोलना चाहिए था वो रिजल्ट में तो बोलता है, लेकिन गवर्नेंस में नहीं बोलता। अब हारने वालों ने धांधली का ही कहना है और जीतने वालों ने शफाफियत का कहना है। बात आगे जाएगी कि इंतखाबी इस्लाहत कर लें और हर जगह पे कर लें, गिलगित में भी कर लें, आज़ाद कश्मीर में भी कर लें, ताकि कल को जो खान साहब बार बार कहते हैं ना कि जी मैं शफाफ इलेक्शन चाहता हूँ, तो उसके लिए आगे बढ़ें। आप इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान कल रिटायर हो गए, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के, और अपोजिशन लीडर से आपने 2 महीने पहले मुशावरत करनी थी, आप एक खत भी ना लिख सके। सही गो कि आप कहते हैं मैं इंतखाबी इस्लाहत पे बहुत आगे जाना चाहता हूँ, तो काम कर लें तो बहुत अच्छा है। जी ब्रिगेडियर साहब।
लेकिन दुआ पहले हम ये बात करते हैं कि जो ये धांधली की बात कर रहे हैं, जितने गैलप सर्वे में हैं, नॉर्मल सर्वे में, हर एक में पीटीआई वाज लीडिंग। नंबर 2 आई थिंक पीपल्स पार्टी थी और फिर पीएमएल थी। पीएमएल को सबसे बड़ा नुकसान जो है ना, वो इनका नैरेटिव है। चाहे वो पीडीएम को नुकसान किया, वो पीएमएल एंड मरियम नवाज ने किया और इसलिए पीपल्स पार्टी निकल गई। जिस तरीके से वहाँ जाके अटैक किए गए पर्सनैलिटीज के ऊपर, उससे बड़ा फर्क पड़ा लोगों ने। दे डोंट बाय दिस आइडिया एनी मोर। नंबर 3 बात ये थी कि उसके बाद आपने कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की, चाहे वो आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स कि हम आएंगे तो क्या करेंगे, फिर जम्मू कश्मीर की बात, ना बुरहान वानी की बात की, ना 14 कश्मीर की बात की, ना वहाँ के लिए हम क्या करेंगे कि आज़ादी के लिए क्या करेंगे, जो इंडिया ने काबू किया, कब्जा किया, वो उसकी कोई बात नहीं की गई है। तो ये एक थी, जलसे खाली से लोग आ जाते हैं सुनने के लिए, दे आर नॉट द पैरामीटर्स के इसके आपको क्लियर पता चलेगा। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें जो इनको नुकसान हुआ है। तो उसके साथ साथ फिर उसके बाद इसलिए हम कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन करें। हर दफ़ा धांधली, आई वाज थिंकिंग इस दफ़ा ग्रेशियसली कहेंगे कि जी हाँ जी वी हैव लॉस्ट एंड सो ऑन सो ऑन, डजंट मैटर। अगर एक दफ़ा आप रवायत काम कर ले, अगली बार दूसरे रवायत करेंगे, ये भी हमारे पे नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं तो फिर इसको करें ना कि हमने अगर नहीं करना तो फिर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करें, वो आप नहीं करना चाहते, आप इसके ऊपर भी बात करते हैं, नाम इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन की बात करते हैं। अगर हम ये कर लें तो कम से कम ये चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। और आप जो भी बात करें कि ये इलेक्ट्रल मशीन 4 तक जल्दी सारा फाइनल हो जाएगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी, ना कोई डिले होगा, ना कुछ होगा, ये भी बात नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बात करता हूँ कि ये चीज़ों को अब हमें आगे मूव करना चाहिए। ये एक बहुत गलत ट्रेंड आगे गया, इतना शोर, इतना बुरा भला कहना, फला चोर, ये चोर, वो आप कहें आपने काम क्या करना है। अगर आपकी हुकूमत आती है दोबारा, बिल्कुल सही, तो आपने क्या करना। और आपकी जो पहली हुकूमत थी राजा फारूक साहब की, उन्होंने क्या किया, डिलीवर किया, इसलिए भी आ रहे। तो ये चीज़ें सोच में आए। आई होप कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म होती हैं, इलेक्ट्रल मशीन आती हैं, ताकि हमेशा के लिए ये लड़ाई झगड़ा और ये ब्लेम काउंटर ब्लेम खत्म हो जाता है। ठीक जी, फैसल साहब। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, उसी तरीके से जो है वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, कोई इसमें कोई नई बात नहीं हुई। जिस पार्टी के अंदर अगर धांधली रोकने की सकत ना हो, उस पार्टी को इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा था कि 2018 नहीं है, अब हम अपने वोटों को चोरी नहीं होने देंगे। अगर एक लम्हे के लिए ये बात मान ली जाए कि धांधली हुई थी, तो फिर ये भी तस्लीम कर ले कि मरियम नवाज साहिबा में इस बात की सकत नहीं है कि वो जो है वो धांधली को रोक सकें। ये तो पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि वो धांधली ना होने दे। जब आप जहाँ धांधली होती है तो आपकी पार्टी कमजोर होती है। अच्छा, फिर जो एयाज साहब ने बात की है वो बड़ी अहमियत की बात है कि जो सीटें महाजरीन की जो वोट थे लाहौर में, गुजरावाला में, सियालकोट में, नारेवाल में, वहाँ इनके साथ क्या हुआ है। ये तो खुद मुस्लिम लीग को भी जो है वो सोचना चाहिए कि इनके साथ जो है इन शहरों में जो हुआ है, ये तो इनके लिए भी जो है एक लम्हा फिक्रिया है। इनको अपनी पॉलिसी पर, अपनी पार्टी के स्ट्रक्चर पर जो है वो तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा, आप मुकाबला करने चले थे तहरीक इंसाफ से, आप तो पीपल्स पार्टी से भी जो है वो पीछे खड़े हुए, तो आपका अब तो असल हरीफ जो है तहरीक इंसाफ तो बाद में आ गई, पहले तो मुकाबला आपका पीपल्स पार्टी इसके साथ हो रहा है। देखिए, इस बात को मुस्लिम लीग की मौजूदा लीडरशिप को समझना होगा कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो नैरेटिव बेचना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान की सियासत के ज़मीनी हकायक में फ़रोग नहीं होगा। अगर आपको 2023 में मुस्बत नताइज चाहिए अपनी पार्टी के हवाले से, तो आपको शहबाज शरीफ साहब को आगे लाना पड़ेगा। बसूरत दीगर 2023 का रिजल्ट भी जो है इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा इनके लिए। सही जी, आसिफ रज़ा मीर, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी क्विकली ज़रा। ज़ाहिर है आप फील्ड में कवरेज करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप लोगों से भी ज़ाहिर है आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ये क्या रीज़न आपके ख्याल में बनी? PMLN ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट थी, बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े जलसे भी देखने में आए हैं, और उसके बाद भी वो इतनी सीटें हार जाने की आपके ख्याल में पब्लिक ओपिनियन को देखते हुए क्या रीज़न हो सकती है?
जी देखिए, आज़ाद कश्मीर का जो उमूमी सियासी मिजाज है, वो 5 साल के बाद तब्दीली वाला है। सिर्फ़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो एक साबिक़ हुक्मरान जमात है, उसको ये एज़ाज़ हासिल है कि उसने 2 मरतबा एक के बाद दीगरे हुकूमत बनाई थी। मुस्लिम लीग नून शुरू में जो जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि उनको एक बहुत बड़ा स्पेस मिला। राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने अपने आप को एक मुनफ़रिद शख्सियत के तौर पर, एक इनकलाबी शख्सियत के तौर पर पेश किया, जिसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत को बाइख्तियार बनाने, कश्मीर कौंसल का खात्मा, मतलबाजी हुकूमत का खात्मा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी और लोगों ने उस पर यकीन किया और मुज़फ़्फ़राबाद से मैंने आपको बताया कि क्लीन स्वीप किया मुस्लिम लीग नून ने। एक बड़ी जो है ना असेंबली के अंदर उनको अक्सरियत हासिल थी, अददी बरतरी हासिल थी। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है, मैं बैसीत एक तालिब इल्म होने के समझता हूँ कि जब आप अपोज़िशन को साथ मिला देते हैं, जब रावी चैन ही चैन लिखता है, जब आम लोगों से आपके ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, जब सही। आप सिर्फ अपने मंजूर नजर से मिलते हैं, जब आपके कान जी हुजूरी के आदी हो जाते हैं, फिर उसके बाद खराबी पैदा होती है। अपोजिशन खामोश थी, सारे रावी चैन ही चैन लिख रहे थे। आपके अगर कारकुन आपके दरवाजे पर जाते तो आईडी कार्ड दिखा के आपको अंदर जाना पड़ता था। लोगों के साथ आपका राब्ता, आपका वास्ता और तल्लक बहुत कमजोर हो गया था। ये वो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचा। और मैं बिल्कुल आमिर साहब की इस बात को सेकंड करूंगा कि शुरू में मेरा मुसलसल राब्ता रहा इस हवाले से, मैं देखता भी रहा हूं, मैंने पूरे आजाद कश्मीर में मैंने और मेरी टीम ने कवर किया है कि शुरू में मुस्लिम लीग नून 3 से 4 सीटों पर सिर्फ फाइट कर रही थी, जीतने का सवाल ही नहीं था। हालात इतने बुरे थे। फिर मरियम बीबी का आना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो का, आसफा जरदारी का आना, इनके आने के बाद आजाद कश्मीर के वो जो बिल्कुल रूखी फीकी सी एक तस्वीर थी, उसके अंदर जान पड़ गई, एक इलेक्शन का माहौल बन गया। और ये जो पीटीआई की मौजूदा सीटें आपको नजर आ रही हैं, मेरी इस बात को तवज्जो से सुनिएगा, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ये बड़े जलसे ना करती, यहाँ पे ना आती, शोर और ये जो वलवला देख रहे हैं आप, अगर ये ना होता तो शायद इस वक्त पीटीआई की सीटें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इनके आने से एक बात का लोगों का बहुत बड़ा गिला है, मैं आपकी तवज्जो से अपने एक्सपर्ट्स के सामने और लोगों के सामने रखना चाहता हूँ बहुत इख्तिसार के साथ कि इन तमाम जलसा-ए-आम में, इस तमाम इलेक्शन कैंपेन में कश्मीर और कश्मीर के इश्यूज डिस्कस नहीं हुए। अगर मैं आपसे पूछूं या किसी और से पूछूं कि कश्मीर के मसाइल क्या है, 5 साल के बाद हमें मौका मिलता है, वही सियासत, वही नफरत, वही ऐलानात, वही तंज़ियत, वो मिलने सुनने को मिले, कश्मीर कहीं देखने को नहीं मिला। जब आवाम से राब्ता टूटता है तो फिर ज़ाहिर नतीजे ये होते हैं। इलियास साहब, आपके ख्याल में अपोजिशन के धांधली के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं इस इलेक्शन को लेकर? देखें जी, अपोजिशन ने अब शुरू कर दी हैं। अब देखें पीपल्स पार्टी की जानब से भी 2 हलकों के लिए LA 32 और LA 19 के लिए एप्लीकेशन दे दी कि दोबारा रिकाउंटिंग करने के लिए। तो जाहिर है अपोजिशन की जानब से ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानब से ये बड़े खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि धांधली हुए। पहले तो वो कह रहे थे कि हमारे कैंडिडेट चोरी हो गए, अब ये वो कह रहे हैं कि वोट भी चोरी हो गए। तो जाहिर है वो दोबारा रिकाउंटिंग करवाना चाह रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि इन हलकों में जो थे आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, लोगों को बुनियादी जो सहूलियात मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो जाहिर है इस वजह से लोग नहीं कर सकते। उनको ये उम्मीद होती कि वफाक से जो उनको फंड्स मिले, डेवलपमेंट के काम हो, जिस तरह दूसरे ममालिक में, जिस तरह दूसरे हलकों में, सूबों में काम होता है, इस तरह इनके इलाकों में भी इस तरह डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होना चाहिए। तो नहीं, अगर पार्टी कर सकती, अगर वो नहीं डिलीवर कर सकती तो वो बिल्कुल लोग नहीं उनको मुंतखब करेंगे। और यहाँ वोट जो है, वोट बैंक इस तरह है बरादरी बेस पर, बरादरी बेस बड़े काउंट करती है। तो वो ये एक बंदा नहीं होता, वो दूसरे सारी पूरी बरादरी वोट नहीं देती, तो फिर उसकी वजह से उनको नुकसान उठाना। ठीक है इलियास, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब हम ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल आज हमारा है, क्या पीटीआई आज़ाद कश्मीर के बाद सिंध में भी कदम जमा पाएगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। पार्टी जिसको हम कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, वो पार्टी इतनी सुकड़ गई है, उनका कोई हाल अहवाल नहीं रह गया। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 के जो इंतखाबात हैं उनमें पीपल्स पार्टी का सिंध से भी यही हाल होगा जो कश्मीर में पीपल्स पार्टी का हुआ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी के बाद पीटीआई सूबा सिंध के सिवा तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी इक़्तिदार में आ गई है। और अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सिंध के सियासी महाज पर जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया है।
ज़राए के मुताबिक इसी हवाले चंद दिन पहले एक अहम इजलास भी हुआ है जिसमें PTI की सीनियर क़यादत ने शिरकत की और ये फैसला किया गया है कि वज़ीर आज़म अगस्त में सिंध का दौरा करेंगे और जलसों से खिताब करेंगे, जबकि सिंध में नए लोगों की शमूलियत का टास्क हलीम आदिल शेख को सौंपा गया है। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह दावा किया है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की ये आखिरी गवर्नमेंट है, इसके बाद सिंध से पीपल्स पार्टी का भी सफाया हो जाएगा और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करके गवर्नमेंट बनाएगी। फैसल हुसैन, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, आपके ख्याल में जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, PTI आज़ाद कश्मीर के बाद सिंध में भी अपनी गवर्नमेंट बना सकेगी? ये तो नहीं पता कि बना सकेगी नहीं बना सकेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने मुतारिक होने का फैसला किया है सिंध में। तो भाई 3 साल से आप मुतारिक क्यों नहीं थे? तो इसका मतलब है आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि हम 3 साल से जो है सिंध में जो है गैर फाल थे। कराची में तो सबसे ज़्यादा आपकी सीटें हैं, तो भाई आप अपना किरदार बताएं कि आपके लोगों ने इस शहर में क्या किया। आपने 1100 अरब का पैकेज दिया था, उसमें 11 रुपये भी आपने खर्च किए। आपके वफाकी वजीर साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पे सफाई कराने का ऐलान किया था। कोई एक झाड़ू भी किसी सड़क पे फिरी हो तो बता दें। तो पीपल्स पार्टी को जो ने यहाँ पे रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, गवर्नर आपका है, वफाकी हुकूमत आपकी है, तो कभी आपने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई? तो 3 साल बाद तो आप मेरे तौर पर इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको आवाम से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। आपके पास तो शहर था, आपको 3 साल पहले फाल होना चाहिए था। ये तो कहने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी आपको कि आपने मुतारिक होने का फैसला किया है। नहीं, अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा ना PTI का। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें दुआ, ये एक आई थिंक दे हैव लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर कराची में पीटी जो इनकी 14 सीटें थी, अगर वहाँ ये डेवलपमेंट वर्क विजिबल न करते और बताते कि डेवलपमेंट वर्क क्या होता है, तो वो इनकी इन्वेस्टमेंट थी आइंदा इंटीरियर में जाने के लिए। अगर आप प्राइम मिनिस्टर आते वहाँ चले जाते, एक तो टाइम एंड स्पेस में बहुत लेट है, बहुत देर कर दी मैं वहाँ आते आते। और अगर ये आप आएंगे तो मेरे ख्याल में अब वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि लोग क्वेश्चन करेंगे आपने कराची में क्या किया। अगर कराची डिलीवर होता, आप ये इन्वेस्टमेंट वहाँ चले। सेकेंड, अभी तक आपके पास कराची में आपका प्योर सिंधी वडेरा पॉलिटिकल फैमिली आपके सिंध में प्रेसिडेंट नहीं है, आपके प्रेसिडेंट सिंधी है ही नहीं। तो दीज आर द फैक्टर्स टू वेरी सफर हुए। आई थिंक दे आर लेट इन टाइम एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फोर्टकमिंग इलेक्शंस। जी आमिर साहब। देखें जी, ये ब्रिगेडियर साहब और हमारे प्यारे फैसल ये बात जो दिल से दोहरा रहे हैं, ज़ाहिर है गम है, ठेस लगी हुई है कि जी कराची कराची कराची। और फिर ये पंजाब में क्या किया इन्होंने इस्लामाबाद में क्या कर लिया है। अब ये जो यहाँ इन्होंने सब कुछ किया है वो कश्मीर वालों को भी मिल जाएगा और सबको पता चल जाएगा, क्योंकि तब्दीली के मज़े हम तो खूब ले रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि कराची वालों ने MQM को छोड़ को और इनके पीछे लगे PTI के। अब उनके पीछे वो फिक्सिट वाले का नहीं आप लोग पकड़ सके कराची वाले, एक अकेले MNA को, और भाई इसको तो फिक्स कर दो। जैसे हम कहते हैं वज़ीर आला सिंध का घर बंद करो भाई, कि तुम अपने घर चला रहे हो, सिंध में हर बंदे का चूल्हा बंद कर दिया है। इसी तरह वो फिक्सेट वाले ड्रामे को भी पकड़ लेना चाहिए कि वो जो हर चीज़ पे कहता था जी गटर का पानी आ गया, फलाना आ गया, वो सदर मुमलिकत हमारे मोहतरम आइनी मनसब पे बैठे हैं, वो भी कश्तियाँ और रक्शे लेके शहर में फिरते थे। तो इनको तो अभी किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। पिछले साल क्या नहीं हुआ था कराची में, क्लिफ्टन में, कैंट में, डिफेंस में। कोई बोला है कि जी सबसे पोश एरिया में भी क्या कराची पे गुजरी, घर करोड़ों रुपए के तबाह हो गए, कारोबार तबाह हो गए। क्या ठीक हुआ? अल्लाह ना करे कि उस तरह की बारिश आए कि फिर हम करें। लेकिन ये इनको सोचने का मकाम बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम के लिए है कि ठीक है ये कामयाबियां मिल रही हैं, आगे जाके करेंगे क्या ये बताएंगे लोग आम इंतखाबात में। कश्मीर का इलेक्शन बिल्कुल कुछ और होता है। सही जी अयाज साहब। मैं तो यही कहूँगा, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मौजूदा परफॉर्मेंस पे तो कराची इनके हाथ से जाएगा, सिंध तो बहुत दूर की बात। जी इलियास साहब। जारी 249 निकल गया क्या? कराची में जो इंतखाबात में जो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर देखें, साबका जो हुकूमतें थी उनको रिजेक्ट किया गया, उनके कैंडिडेट को। PTI को इसलिए लाया गया था कि ये कोई डेवलपमेंट का, कोई उनके लिए बेहतरी के लिए कोई काम करेंगे कराची में। लेकिन जो भी 2 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, लेकिन उसमें कोई उनके लोगों के म्यार, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं हुआ। इलियास भाई ये लाए गए थे या आए थे? जी ये लाए मुंतखब हुए थे। वो आपने कहा ना लाए गए थे, तो इसलिए वो लाए गए थे, इससे मुंतखब हुए। ये कहते हैं इसलिए अवाम की तरफ से लाए गए थे। तो ये जब लाए गए वोटर्स को, उनके वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, तो इसकी वजह से
अब देखिए इनका भी अगर ये नहीं करेंगे, अब भी नहीं करेंगे, तो फिर इनका देखिएगा इंतखाबात में क्या हाल वही होगा जिस तरह माजी में साबका हुकूमतों का हुआ। ठीक है जी, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे। कोरोना से मुतालिक हमारा सवाल होगा, कोरोना फिर बेकाबू हो गया। हम सवाल ये रखते हैं कि वफाकी हुकूमत दो मुल्कों का शिकार क्यों है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर बेकाबू होने लगी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस बढ़कर तकरीबन 4000 तक पहुँच गए हैं, जिसके बाद कौमी सतह पर मस्बत केसेस की शरह 7.5% से भी तजावज़ कर गई है। कराची, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी, स्कर्दो, पेशावर और इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। सिंध गवर्नमेंट ने मस्बत केसेस में इजाफे के बाद पाबंदियाँ दोबारा सख्त कर दी हैं। कारोबारी औकात कार कम कर दिए गए हैं। शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए गए हैं। इनडोर और आउटडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है, जबकि 31 जुलाई तक तमाम तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। इसी हवाले से हमारा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ। चूँकि कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो रहा है, जिस तरह के केसेस में मुसलसल इजाफा होता नज़र आ रहा है, और मुख्तलिफ शहरों में, कुछ शहर जिनके नाम भी मैंने लिए उनमें तो बहुत ज़्यादा इस वक्त उनकी शरह बताई जा रही है। आपके ख्याल में अब क्या वफाकी हुकूमत को इक़दाम चाहिए? अगर वफाकी हुकूमत नहीं करती, ऐसा तो नहीं कि कहीं देर कर दें, ये गुमगू की कैफियत क्यों है वफाकी गवर्नमेंट के मुतल्लिका इदारों में? देखें, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हो, क्या करें अगर हम लोग खुद तैयार नहीं हैं अपनी सेहत के लिए। वैक्सीन अवेलेबल है, और ये नुसरत सैर अब्बासी सिंध असम्बली की MP हैं, ये हॉस्पिटल से निकली हैं और इन्होंने ट्वीट किया कल कि जी 500 और 1000 रुपये में वैक्सीन सर्टिफिकेट लेने वाला। मेरे शहर बखर में, मुल्तान में, और मैं पंजाब के सारे शहरों के नाम लगा सकता हूँ, लेकिन चूँकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं नाम दे दूँ कि पैसे कौन ले रहा है। CCTV कैमरे हॉस्पिटल्स में बाहर लगे हुए हैं, अंदर लगाएं। और जो CEO हेल्थ हैं, जो MS हैं, जो लोगों को पब्लिकली कहते हैं कि बकवास है, इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे पोलियो पे लोग कहते हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारियां हैं, और वो ये स्पेशल ब्रांच से या IB से पूछना कोई ऐसा कोई लंबा चौड़ा कारनामा नहीं है। ये 1 घंटे में रिपोर्ट सारे पंजाब की और सिंध की आ जाएगी कि कहाँ कौन सा एग्जेक्टिव हेड ये गंद फरमा रहा है। उनको पकड़ें, लंबा डालें, उनको सजाएं दें कि उनकी सरपरस्ती में एक तो वो लगवाने से रोकते हैं, दूसरे लोग पैसे लेके सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तवज्जो दी जाए। जहां हम एक तरफ कोरोना से बचा रहे हैं, ये जो सर्टिफिकेट सिर्फ सिम के लिए और तनख्वाहों के लिए इशू होना शुरू हो गए हैं, इसकी तरफ भी तवज्जो करें। जी आया सर, देखिए ये 5 अजला में इन्होंने डोर टू डोर लगानी शुरू की घरों में जाके, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले ये आखिरी वो हरबा होना चाहिए था। इससे पहले बहुत ज़्यादा सेंटर्स बना दिए जाते, क्योंकि आप घर जाएंगे, मर्द काम पे गए होंगे, कोई खातून कहीं गई होगी, कोई लगवाएगा नहीं लगवाएगा, मतलब इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप डिस्पेंसरीज तक होती हैं मोहल्लों में, छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, वहाँ सब जगह अवेलेबल कर देते, मुझे लगता है उसका ज़्यादा असर होता। सही जी, ब्रिगेडियर साहब। दुआ देखें, ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है, और इसको सबसे ज़्यादा कमी इस वक्त है पब्लिक अवेयरनेस। मेजॉरिटी ऑफ अनएजुकेटेड लोगों को ये फिक्र है कि इसके साइड इफ़ेक्ट पता नहीं क्या है, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, कोई इम्पोटेंसी की बात करता है, डिफरेंट चीज़ें। ये अवाम को, लोगों को बताने की बात है, डॉक्टर्स को। आई एम टेलिंग यू, माई ड्राइवर वाज नॉट गोइंग ऑल द वे। मैंने आज ज़बरदस्ती सबको भेजा है और वैक्सीनेट कराई है जिना हॉस्पिटल में। इसलिए ये अवेयरनेस लोगों को लाएँ कि क्या प्रॉब्लम, कुछ इसका फैक्ट नहीं, दुनिया लगवा रही है, जंग लोग लगवा रहे हैं, पढ़े लिखे लगवा रहे हैं, तो आपको गाँव में क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ जो सेकेंड है कि आप भाई वैक्सीनेशन प्लस इंडिजिनस जितनी जल्दी तादाद में वो लोगों को लगाएं, और जिससे सोशल डिस्टेंस। जी फैसल साहब। जी फैसल साहब, इलियास साहब, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे 5 अजला में शुरू किए गए, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको इसलिए कि स्पीड अप काम करना चाहिए, क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने ट्रेनिंग दी हुई है लोगों को। लेकिन ये घरों में जाके वो बिल्कुल एयाज साहब की बात ठीक है, इधर को और वारदातें डलने लगती, लेकिन इसको इस तरह इंश्योर करना चाहिए कि बिल्कुल ड्राइव थ्रू के ज़रिए और सेंटर्स बनाने चाहिए। डिस्पेंसरी हैं जो बहुत एक बड़ा नेटवर्क है। एयाज साहब ने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल पर बहुत 2-3 डिस्पेंसरी होती हैं और लोगों की एक्सेस होती है ईजीली।
और उधर बना के बिल्कुल उधर ये काम शुरू करना चाहिए। और ये है कि जो वैक्सीन है आपको उसके लिए जो कोल्ड स्टोरेज के जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल करने चाहिए इनको, ताकि वो वैक्सीन है उसका असर हो सके लोगों को। और ये सर्टिफिकेट जो जेली बनाने का है इस पर क्रैकडाउन करना चाहिए। बिल्कुल दोस्त जी, आपका पॉइंट आ गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।